हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक टू हाई नॉलेज पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। और आज के ही वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हो गया। तो देखिए, उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने हड़प्पा की खोज, नामकरण, उद्भव, विस्तार, ये सब हम लोगों ने बातें देख लिया है। और कल की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था हड़प्पा के प्रमुख स्थल, जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलावीरा, ये कुछ प्रमुख स्थल थे। चन्होदड़ो, ये सब कुछ प्रमुख स्थल थे। और फिर आज हम लोग देखने वाले हैं हड़प्पा की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं और उसके पतन का कौन कौन सा कारण माना जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए, हड़प्पा के उद्भव को हम लोगों ने 3 पार्ट में पढ़ा हुआ था कि मेसोपोटामियाई उत्पत्ति की अवधारणा, आर्य तथा द्रविड़ उत्पत्ति की अवधारणा और क्रमिक उत्पत्ति की अवधारणा। ये 3 बातें थी जिससे हम लोग मानते थे कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव इन्हीं में से किसी एक अवधारणा के अनुसार हुआ होगा। और फिर देखिए, हड़प्पा के अगर हम लोग विस्तार की बात की जाए तो पूरब से पश्चिम में हड़प्पा जो है 1600 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है, पूरब से पश्चिम की दिशा में। ठीक, जिसमें सबसे पूर्वी छोर है आपका आलमगीरपुर यूपी में है और सबसे पश्चिमी छोर सुतका गिंडोर है। और उत्तर में बात करें तो मांडा, जम्मू कश्मीर का मांडा है। और दक्षिण की बात करें तो दैमाबाद, महाराष्ट्र में पड़ता है दैमाबाद। इसका देखिए एक ट्रिक भी होता है, आपको बता देते हैं। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, सम बराबर एड। क्या ट्रिक है? सम बराबर एड। देखिए, सम बराबर एड, सम बराबर एड, सम बराबर एड, जिसमें से देखिए यहाँ लिखिए आप स म बराबर ए डी है ना, तो यहाँ लिखिए ए, यहाँ लिखिए डी। तो ये स से क्या होगा आपका सुतका गेंडोर, म से होगा मांडा, ए से होगा आलमगीरपुर, डी से होगा दैमाबाद। और देखिए, नदियों का अगर कोई शॉर्ट ट्रिक अगर आपको पता हो तो, या ना पता हो, लेकिन एक बता देते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक है, डच है पर भारत में नहीं, डच है पर भारत में नहीं। देखिए, यहाँ लिखना है आपको ड, यहाँ लिखना है च, ड च। देखिए, ड से क्या होगा दास का नदी, च से चिनाब, यहाँ है और यहाँ पर, भारत में नहीं। देखिए, ये तो उतना हमें जोड़ना पड़ा है क्योंकि डच पहले भारत में आए थे लेकिन अब भारत में डच नहीं है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, डच हैं पर भारत में नहीं। तो ड से क्या होगा दास का नदी, च से हो गया चिनाब नदी, है से हो गया हिंडन नदी, पर से हो गया प्रवरा नदी। प्रवरा नदी आपको बता दें गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा नदी। इसी के किनारे बसा हुआ आपका दैमाबाद, और यही जो है आपका दक्षिणी बिंदु है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ की दूरी 1600 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ की दूरी 1400 किलोमीटर। इस तरह से सिंधु जो सभ्यता है लगभग 1600 किलोमीटर चौड़ा और 1400 किलोमीटर लंबा है। और पूरा वर्ग क्षेत्रफल में बात करें तो लगभग प्रारंभ में तो 13 लाख था और वर्तमान में बात करें तो लगभग यह 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में व्याप्त है। ठीक, ये कुछ ट्रिक जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो स्थल पूछेगा तो सम बराबर एड करना है, सम बराबर एड, ए डी लिखना है ना। तो आपको याद हो जाएगा इस शॉर्ट ट्रिक से। और देखिए, आगे हम लोग बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए, आपको पता है कि हड़प्पा क्या है, प्रथम नगरीय सभ्यता थी। और इसका कालखंड बोले तो 2500 बीसी से लेकर मुख्यतः 1750 बीसी तक मान्य है। परिपक्व हड़प्पा का जो काल निर्धारण है वो यही है। परिपक्व हड़प्पा का काल निर्धारण क्या है, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक, और देखिए, हड़प्पा सभ्यता की अन्य विशेषताओं की बात करें तो इसका आंतरिक तथा बाह्य व्यापार दोनों क्या थे, उन्नत अवस्था में थे। और कला तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भरपूर विकास देखने को मिलता है हमें।
इस काल में। और इस काल में जो नगर नियोजन है उस पर विशेष प्रभाव दिखाई देता है। अतः इस काल का नगर नियोजन क्या था, सर्वश्रेष्ठ था। क्योंकि इस काल का जो नगर नियोजन था ऐसा लगता था जैसे कि इंजीनियरों के द्वारा बसाया गया हो। और बाद में प्रारंभ में तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा विकसित किए गए, और सबसे विकसित अवस्था में था आपका धौलावीरा। क्या था, धौलावीरा। ये सब क्या थे, सबसे मतलब काफ़ी बाद में विकसित किए गए, लेकिन इसको सबसे व्यवस्थित ढंग से बसाया गया था। और यह शहरी सभ्यता थी, आपको पता है, जबकि वैदिक सभ्यता क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। फिर देखिए, महत्वपूर्ण स्थल हम लोगों ने अभी देख चुका है, हम लोगों ने देखा हुआ है। अब हम लोग क्या बात करेंगे, प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं। उससे पहले उन महत्वपूर्ण विशेषताओं पर जाने से पहले कुछ अन्य विशेषताएं हैं जिसको हम लोग डिस्कस करना आवश्यक है। देखिए, सिंधु सभ्यता की जो सड़कें थी वो कैसी थी, एकदम सीधी होती थी, एकदम सीधी होती थी सिंधु सभ्यता की सड़कें। देखिए, एक चौड़ी सड़क ऐसे होती थी, फिर इस सड़क को काटती हुई पतली छोटी पतली पतली सड़कें ऐसे ऐसे बनाई जाती थी। तो यह मेन सड़क होता था, और ये जो होती थी गलियां होती थी, इन्हीं पर घर बनाए जाते थे, और घर के दरवाजे इन गलियों में ही खुलते थे। आप समझ गए होंगे। और फिर जो नालियाँ होती थी वो ढकी हुई थी, नालियाँ क्या थी, ढकी हुई थी। और फिर चनहुदड़ों की बात करें तो चनहुदड़ो जो था, चनहुदड़ो एक स्थान था ना, चनहुदड़ो, ये जो स्थान था यह काफ़ी मतलब क्या था कि कम विकसित एरिया था। चनहुदड़ो क्या था, कम विकसित एरिया था। अतः यहाँ पर नालियाँ जो थी ढकी हुई नहीं थी, जबकि सड़कें क्या थी, सीधी नहीं थी, बल्कि टेढ़ी मेढ़ी सड़कें यहाँ पर थी। और फिर देखिए, घर के दरवाजे क्या थे, आपको मैंने बताया कि घर घर के जो दरवाजे होते थे वह गलियों में खुलते थे। लेकिन लोथल जो आपका एरिया है, लोथल, वहाँ पर जो घर के दरवाजे हैं वो सीधे मेन रोड पर खुलते थे। मुख्य जो मार्ग था उसी पर घर के दरवाजे लगभग खुलते थे। और फिर आपको अन्य कुछ विशेषताएं बताए तो हड़प्पा जो सभ्यता है उस पर देखिए, हड़प्पा जो उसके शहर हैं वो लगभग लगभग आयताकार या फिर वर्गाकार डिजाइन में होते थे। और उसमें भी दो प्रकार के शहर बसाए जाते थे, एक था छोटा और एक था बड़ा। जिसमें से छोटा जो होता था वो ऊंचाई पे बनाया जाता था। छोटा क्या होता था, ऊंचाई पे बनाया जाता था, और कृत्रिम चबूतरे का प्रयोग किया जाता था। मतलब कि देखिए, जैसा कि कोई स्थल बसाना हो हमें उस समय, मतलब ये मान लीजिए कि ऊंचाई वाला स्थल है, इसको बसाने के लिए क्या होता था कि पहले मिट्टी से पाट पाट कर, यानी मिट्टी ढो ढो करके यहाँ पर फेंकते थे, और मिट्टी को बिछा कर एकदम से थोड़ा ऊंचा बनाया जाता था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम चबूतरा। फिर उस पर ही भवन निर्माण होता था। और ये जो ऊंचाई वाला भाग है इसको किनारे किनारे कच्ची ईंटों का क्या बनाया जाता था, दुर्ग बनाया जाता था, कच्ची ईंटों का दुर्ग बना दिया जाता था। क्योंकि जिससे कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर ये सब किया जाता था। और जो निचले स्थान में बनाए जाते थे वो लोग निम्न वर्ग के लिए बनाए जाते थे। किसके लिए, निम्न वर्ग के लिए बनाए जाते थे, जो गरीब वर्ग थे, मजदूर वर्ग थे, उनके लिए बनाए जाते थे। और यह जो नीचे वाला एरिया था, और यह क्या था, बड़ा भी था, नीचे वाला एरिया जो बनाया जाता था वह बड़ा भी बनाया जाता था। और यह पूर्व दिशा में होता था। जैसे कि ये मान लीजिए घर हो गया, एक मिनट फिर से बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए पूरा पूरा शहर हो गया ना, तो ये जो पूरब वाला होता था यहाँ पर, यह नीचे बनाया जाता था। यहाँ यह जो बस्ती होती थी निचले भाग में बसाई जाती थी, और यह बड़ी भी होती थी, पूरब में होती थी। जबकि पश्चिम में जो बस्ती बसाई जाती थी वह छोटी होती थी, ऊंचाई पर होती थी, और इसके चारों तरफ दुर्ग का भी निर्माण किया जाता था। हो गया। और देखिए, अन्य बात करें मुहरों का, लेकिन उससे पहले अर्थव्यवस्था की बात करें तो सिंधु जो सभ्यता है उसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। कृषि था, क्या था, कृषि था मुख्य आधार अर्थव्यवस्था का। और यह जो सभ्यता थी मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, क्योंकि मात्र देवी की मूर्तियाँ ये सब जो मिले हैं इनसे हमें यही साक्ष्य मिलता है कि यह सभ्यता लगभग लगभग मात्र सत्तात्मक थी। और
बेलनाकार मोहरों का प्रयोग होता था। बेलनाकार मोहर जो होता है मुख्यतः यह मेसोपोटामियाई सभ्यता में यूज होता था। बेलनाकार मोहर मेसोपोटामियाई सभ्यता में यूज होता था, लेकिन सिंधु सभ्यता में अधिकतर करके गोलाकार मोहरें हमें देखने को मिलती है। हो गया। और देखिए अब हम लोग कुछ अन्य प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं। सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा काफ़ी हम लोग पहले आ गए। पहुंच रहे हैं, थोड़ा सा वेट करिए। और आपको बता दें कि जो सिंधु सभ्यता थी उसका नगर नियोजन क्या था, उन्नत किस्म का था, आपको पता है। और यह प्रथम नगरीय सभ्यता होने के साथ साथ कांस्य युगीन सभ्यता भी मानी जाती है। कौन सी सभ्यता? कांस्य युगीन सभ्यता भी मानी जाती है। सिंधु सभ्यता आपकी क्या थी? प्रथम नगरीय सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता का विकास इसी काल में हुआ, क्योंकि इस काल का जो मानव था इसने तांबा प्लस टीन इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया था? कांसा बना लिया था। कांसा बना लिया था, जिससे कि इसका जीवन काफ़ी आसान हो गया और सरल हो गया। इस कारण से कांसा का आविष्कार इस काल में होने के कारण इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और फिर उन्नत नगर निर्माण योजना, इसमें देखिए कोई संदेह नहीं होना चाहिए, सिंधु सभ्यता इसी कारण से प्रसिद्ध भी है। उन्नत नगर निर्माण योजना, क्योंकि इस सभ्यता में जिस हिसाब से नगर बसाए जाते थे, एक तो ऊंचाई बसाया जाता था उच्च वर्ग के लोगों के लिए, और एक क्या होता था, निम्न वर्ग के लिए अलग बसाया जाता था। एक नगर में दो गांव बसाए जाते थे, मतलब कि एक ही शहर में दो बस्तियां बसाई जाती थी, जिसमें से एक छोटा बस्ती होता था वो भी ऊंचाई पर, एक बड़ी बस्ती होती थी वो भी नीचे वाले भाग में होती थी। और फिर यहाँ पर नालियों की बात करें तो यहाँ पर नाली उस तरीके से जाती है, उस तरीके से बनाई गई थी जैसा कि आज के ज़माने में शहरों में बनाई जाती है, सॉरी, ठीक। और बात करते हैं वाणिज्य व्यापार, तो आपको पता ही है वाणिज्य व्यापार उस समय अच्छे से था। लोथल क्या है? एक प्रकार का गोदीवाड़ा यानी फिर कि बंदरगाह ही था, जिससे हम क्या होता था, समुद्री व्यापार आसानी से होता था। और कला के विविध रूपों का विकास, कला के विविध रूपों का विकास से मतलब क्या है? जैसे मोहर और आपका मनके का निर्माण या फिर मृदभांड का निर्माण, मनके का निर्माण कला, और फिर मूर्ति निर्माण कला, ये कुछ प्रमुख कलाएं हैं। जिसमें से मोहर की बात करें तो मोहर क्या होते थे? बेसिकली गोलाकार मोहरों का प्रयोग होता था सिंधु सभ्यता में, लेकिन कहीं कहीं बेलनाकार मोहरों के भी साक्ष्य मिलते हैं। बेलनाकार और बेलनाकार मोहरों की बात करें तो ज़्यादातर कहाँ यूज होता था? तो ज़्यादातर यूज इसका कहाँ होता था? मेसोपोटामियाई की सभ्यता में। और देखिए सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधता, सिंधु जो सभ्यता थी उसमें सामाजिक स्तर बात करें तो देखिए वहाँ पर कि जो रहने वाले लोग थे मुख्यतः वहाँ पर 3 से 4 प्रकार के मानव 3 से 4 सभ्यताओं के लोग पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ आपका द्रविड़ मूल के पाए जाते हैं, और कुछ सुमेरियन प्रजातियां हैं, और कुछ आपका ये तिब्बती मूल के पाए जाते हैं। इस तरह से वहाँ पे कई प्रकार के लोग व्यापक थे, ठीक। कई प्रकार के लोग वहाँ पर रहते थे। और राजनीतिक संगठन, अगला पॉइंट हमारा राजनीतिक संगठन। देखिए सिंधु सभ्यता के अगर हम राजनीतिक ढांचे की बात करें हैं तो थोड़ा सा आपको बताते हैं। जो सिंधु सभ्यता था उसमें देखिए ना जितने शहर होते थे, ऐसा किताबों में लिखा मिलता है कि सिंधु सभ्यता के जो शहर थे हर शहर का एक क्या था? राजा होता था। हर शहर का एक राजा होता था। हर शहर का क्या होता था? एक राजा होता था। ये सभी के राजा लोग आपस में मिलकर एक संघ बनाते थे और मिल कर के अपने शहरों का विकास करते थे। क्या करते थे? सभी लोग मिल कर के अपने शहरों का विकास करते थे।
आप उन लोगों ने अगर मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी तो उसमें भी इस बात का थोड़ा सा जिक्र किया जाता है कि इसमें कई प्रांतों के मुखिया लोग मिलते हैं। क्या लोग मिलते हैं? कई प्रांतों के मुखिया लोग मिलते हैं, जिसमें से उनका क्या होता है, एक संघ होता है। बेसिकली मूवी उतना सच्चाई बनाई नहीं गई है, वह एक काल्पनिक बातों को बताती है, लेकिन वास्तव में एनसीईआरटी जो लिखती है हम वो आपको बता रहे हैं। क्योंकि जो नगर होते थे सभी क्या होते थे, एक एक राजा होते थे और ये सभी मिलकर के आपस में विकास का कार्य करते थे। और फिर कुछ लोग तो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, संभव नहीं था, क्योंकि जिस हिसाब से सिंधु सभ्यता की अधिकतर जो नगर हैं सभी एक ही डिजाइन के बने हुए हैं, यानी एक ही व्यवस्था वहाँ पर है, इसलिए कुछ लोग इस बात को नकार देते हैं। लेकिन कहीं कहीं लिखा मिलता है ऐसा ही, जिससे हम लोग यह मानते हैं कि सिंधु सभ्यता क्या थी, अलग अलग समूहों का संगठन था, यानी अलग अलग उसमें शहर थे, उन सभी का संगठन मिला के सिंधु पूरी सभ्यता संचालन होती थी। और देखिए आगे हम लोग बात करें अगर, कि सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ, अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हो गया। तो देखिए सिंधु सभ्यता के पतन की बात करें तो 2 से 3 कारण लगभग लगभग माने जाते हैं। कौन कौन से? पहला कारण होता है कि रिसोर्सेस का कम हो जाना, यानी समाप्त हो जाना, यानी कि जो स्रोत हैं, स्रोत जो थे उसका ख़त्म हो जाना, स्रोत का ख़त्म हो जाना, यानी सभ्यता के संचालन के लिए जो स्रोत उत्तरदायी होते हैं उनका क्या हो जाना, समाप्त हो जाना या फिर ख़त्म हो जाना। और अगला एक कारण बोला जाता है जलवायु परिवर्तन को, मुख्य कारण माना जाता है जलवायु परिवर्तन को। और एक तीसरा कारण माना जाता है बाढ़ को, तीसरा कारण माना जाता है बाढ़ को। देखिए जलवायु परिवर्तन को भी कुछ लोग बोलते हैं कि जलवायु में परिवर्तन के कारण यहाँ के लोग सरवाइव नहीं कर पाए और इस सभ्यता को, इस नगरों को छोड़ करके वो लोग प्रस्थान कर गए, दूसरे बस्तियों पर चल पड़े। और कुछ लोग तो बोलते हैं, कुछ इतिहासकार मानते हैं बाढ़ को प्रमुख कारण, कि लगभग लगभग 1750 बीसी में भयानक बाढ़ आने की वजह से यह सभ्यता क्या हो गई, डूब गई, नष्ट हो गई। कुछ लोग बाढ़ को कारण मानते हैं। और फिर देखिए लगभग 18 मिनट का वीडियो हो गया। देखिए एक और बहुत ही फेमस कारण है, आपको हम बताते हैं, वैसे आपको कोई बताता नहीं है, लेकिन मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है ये बात कि 1750 ईसा पूर्व के आसपास क्या हुआ कि जो विकसित हड़प्पा शहर थे, जो विकसित हड़प्पा स्थल थे, वहाँ से लोगों ने प्रस्थान करना प्रारंभ कर दिया था। क्या कर दिया था? प्रस्थान करना, यानी कि उनका त्याग कर दिया उन लोगों ने। और त्याग कर दिया उन लोगों ने, फिर क्या हुआ कि लगभग लगभग 200 से 250 साल तक, 200 से 250 सालों तक कोई भी इन स्थानों पर रहने नहीं आया। फिर क्या हुआ कि आगे लगभग लगभग आते आते 1000 साल बाद, क्योंकि 1750 में इन लोगों ने जब छोड़ दिया तो आगे चलकर 1000 सालों तक कोई भी शहर अस्तित्व में नहीं आया। यानी कि यहाँ के जो शहर में रहने वाले लोग थे वो गांव में चले गए, गांव में रहने लगे, और आने वाले 1000 सालों तक कोई गांव अस्तित्व में, सॉरी, कोई शहर अस्तित्व में नहीं आया। फिर आगे चल करके लगभग जब 600 ईसा पूर्व की बात आती है तब चल के महाजनपदों का निर्माण होता है, जिससे फिर यही महाजनपद आगे चल के शहरों का रूप ले लेते हैं। ठीक, तो आज का वीडियो यही तक, और जिससे कि आपको पता चला सिंधु सभ्यता का पूरा इतिहास, कि कैसे सिंधु सभ्यता अपने प्रारंभिक से विकसित चरण में आया और इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, कैसे इसका खोज हुआ, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और किसका कैसे इसका पतन हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे वैदिक सभ्यता के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे कि वैदिक सभ्यता क्या है और उसका उद्भव कैसे हुआ, कैसे इसका विकास हुआ,
फिर आगे चलकर कैसे यह सभ्यता आगे चलते चलते महाजनपद के रूप में कन्वर्ट हो गई। ठीक, तब आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक गुड बाय, टेक केयर।